अगेन शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच हमारे अगले स्पीकर प्रोफेसर विमल किशोर सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हाँ, तो सर प्रणाम। नमस्कार। जी जी, बहुत ही बढ़िया। और एजुकेशन फील्ड में इतना विद्वत नॉलेज रखने वाले विमल किशोर सर को हम अब यहाँ से सुनने जा रहे हैं। हमने अभी रजनी रंजन सर को सुना, स्पेशल फील्ड के महारत महान हासिल रखने वाले। अब हम विमल किशोर सर को सुनेंगे। विमल किशोर सर का थोड़ा सा परिचय बाकी के फॉर्मल औपचारिक परिचय कर देंगे। सर एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल है, और मैंने सर को कई सारे प्लेटफॉर्म पे सुना हुआ है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, इसको सर के कई सारे रिसर्च में सारे कामों भी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, तो उसी पे सर अपना व्याख्यान देंगे और हम लोग को बताएंगे कि इसका खास इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे रोल हो सकता है, और हमारे पेडागोजी में इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को कैसे लेके आकर के इसको और सुलभ सफल बनाया जा सकता है। हमारे बच्चों को जो अलग अलग डाइवर्स लर्नर है उन बच्चों के लिए कितना कारगर हो सकता है, कैसे किस वे में लेके जा सकते हैं, यह सब हमें बहुत यूजफुल होगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा परिचय मैं अपने संस्था का दूंगा कि हमारी संस्था डिसेबिलिटी फील्ड में काम करने वाली एक यूनिक संस्था और मॉडल स्कूल के साथ में गुजरात की टॉप लेवल की संस्था है। आरसीआई में भी नाम टॉप लेवल में नाम आता है। तो ऐसी संस्था, उस संस्था में काम करने में हम लोगों को बड़ा मजा आता है। फुल क्वालिटी के ऊपर काम करती है हमारी संस्था। लगभग 450 बच्चों को डेफ जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए 450 बच्चे प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक का बच्चों को स्कूल है। साथ में डेफ बच्चे और अन्य बच्चे जो सुन पाते हैं, जो नॉन डिसेबल, उन सभी के लिए ट्रेनिंग कॉलेज है। ट्रेनिंग कॉलेज में डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट में, बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट में 2 कोर्स जो है यहाँ से संचालित होता है। स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ की, भावनगर यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से हमारा जो बीएड कोर्स है वह संचालित होता है। तो ये सारा कार्यक्रम हमारे यहाँ चलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लेकर के ये चलाया जाता है। हर एक संस्थान को मिनिमम, जो पुरानी संस्थाएं उनको 3 कोर्सेस ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम करने होते हैं। तो उसी कड़ी में ये प्रोग्राम हमने यहाँ से आज 2 दिन से संचालित कर रहे हैं। इसमें लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स अलग अलग डिसेबिलिटी फील्ड से, टीचर्स और रिहेब प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल साथ में जुड़े हुए हैं। कुछ लोग स्पीच थेरेपी के फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रूप में के फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हियरिंग इंपेयरमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे जो पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी का जो दिव्यांगता का जो गठन हुआ, उसमें जो जिन जिन दिव्यांगों में दिव्यांगता के क्षेत्र में कोर्स हो रहे हैं, उन सभी लोग से जुड़े हुए हैं लोग। तो ऐसे में खास बहुत जरूरी हो जाता है कि जो टीचर्स हैं उनको पेडागोजी के बारे में जानना, और उसमें भी आज हमारा एनईपी 2020 है, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जानना और जरूरी हो जाता है। तो ऐसे आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी संस्था में और हमारे प्रोग्राम में। आपका एक औपचारिक परिचय देने के लिए मैं मेरे बीएड के विद्यार्थी सिकंदर को मैं कहूंगा कि वो आपका एक फॉर्मल तरीके से आपका परिचय दें। सिकंदर प्लीज। हेलो, नमस्ते सर, मैं सिकंदर खान, बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई सेकेंड ईयर का छात्र हूं। मैं केएल इंस्टीट्यूट और सभी ऑनलाइन पार्टिसिपेट की तरफ से डॉक्टर विमल किशोर सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं केएल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर संतोष यादव सर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे डॉक्टर विमल किशोर सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए अवसर प्रदान किया। सर आपकी अनुमति हो तो मैं आपका इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करूं। प्लीज। हाँ सर ने अनुमति दी। हाँ ठीक है आप। Dr. Vimal Kishore sir is presently working as Dean, School of Education at Central University of Jharkhand. Sir has earned his doctorate from the Department of Education, Himachal Pradesh University, Shimla. Sir has participated in several national and international seminars and contributed many papers. Sir has published more than 3 dozen research papers in different national and international reputed journals
and edits books. His areas of interest include educational measurement and evaluation, educational research methodology, teachers education and socio-psycho domains of education. मैं वापस से इस नेशनल वेबिनार प्रोग्राम में आपका केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपनी ज्ञान की अविरल धारा हमारे बीच प्रस्तुत करें, ऐसी मैं आपसे विनती करते हुए माइक आपको हैंड ओवर करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। Yes, thank you so much for nice introduction and आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने हमें बुलाया और इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स और थोड़ा सा मैं वो रश्मि रंजन जी का भी सुन रहा था तो बीच में वो भी इंटरेक्शन अच्छा लगा आप लोगों का काफी, है ना। और जैसे आपने बताया कि मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अटेंडिंग दिस प्रोग्राम एंड रिगार्डिंग योर इंस्टीट्यूट and what are different running. Very nice experience for me also कि मैं आज आपके साथ यहाँ पे रूबरू हुआ और जुड़ा हूँ। और ये भी हम लोग इस ऑनलाइन के सहयोग से ही आप लोगों से हम रूबरू हैं। जैसे आपसे तो पहले भी हमारी मुलाकात है, तो बाकी पार्टिसिपेंट से भी कुछ होंगे जो जानते होंगे, नहीं है तो अभी हम जान लेंगे एक दूसरे के लिए, तो अच्छा है और हम लोग जुड़ेंगे आगे भी फ्यूचर में। तो इसी में हम अभी जो हमारा आज का विषय है जो आपको बताया संतोष जी ने कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो जिसके बारे में भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 आई है और जिसको भी अभी 2 साल हो गए, 29 जुलाई को जिसका हम लोगों ने 2 वर्ष उसका पूरा हुआ और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो इसका क्रियान्वयन जो पूरे देश में चल रहा है जोरों शोरों से, है ना। कोई भी जो हमारा फाउंडेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, है ना, तो कोई भी अभी हमारा ऐसा कोई छूटा नहीं है भाग जहाँ पे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ना चर्चा कर रहे हो। तो पूरे देश में अभी और एक नया शुरू हो गया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मैंडेट दिया था एक नेशनल एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, ये एनसीएफ एक डेवलप करना है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जो 2022 अभी आएगा हमारे पास, उसके ऊपर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब लिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि बीइंग ए टीचर और जो हम इससे एजुकेशन से या आप लोग भी सब जुड़े हुए हैं कि जो स्कूली शिक्षा है दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और जो हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए नर्सरी से लेके या जो प्री हमारी एजुकेशन है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है हमारी, उससे लेकर के +2 लेवल तक जो हमारी फाउंडेशन है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन शुड बी वेरी इट बी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो स्ट्रॉन्ग हम लोग हर बार बोलते हैं कि हमारा फाउंडेशन अच्छा होता तो हम लोग आज मतलब और अच्छा कर पाते, या आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, इस तरह से सुनने को मिलता है केवल। तो अभी ये भी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे घर घर पहुंची, घर घर मतलब इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि हर आदमी के व्यूज लिए गए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा हो। वैसा ही अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हम लोग अभी डेवलप हो रही है, एनसीईआरटी जो उसको डेवलप कर रहा है, उसने भी अलग अलग जोन बना दिए और हर जोन में उसके ऊपर कमेंट्स या सजेशन जो है हम लोगों से लिए जा रहे हैं, स्टेक होल्डर से लिए जा रहे हैं, जो एनजीओ से लिए जा रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उनसे भी लिए जा रहे हैं। हर कोई अपने बारे में बता रहा है। हमारे यहाँ पे भी अभी 17 तारीख को यहाँ पे प्रोग्राम था 2 दिन पहले, है ना। तो उसके ऊपर भी तो जो हम लोगों ने भी एनजीओ जो ऐसे आप लोग जैसे डिफरेंट जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे और अपनी समस्याएं की एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए उसके ऊपर अभी जो चर्चाएं हो रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इन्वॉल्व होना है और आप लोग भी जहाँ भी आपको लगता है सजेशंस, है ना, या जैसे मेन इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अगर आपको कोई सजेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में देना है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ लिंक है, आप लोग भी थोड़ा सा उसमें डेट डॉक्यूमेंट को देखें और सजेशंस दें कि आप लोग भी इंक्लूसिव हैं और उनके करिकुलम में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे उनका थोड़ा और अच्छा हो जाए, है ना। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ, आप बता दीजिए इज इट विजिबल और नॉट। जी जी विजिबल है। हाँ विजिबल, ओके थैंक यू। ओके, तो जो आज का हमारा जो विषय है जिस पे हम लोग बात करेंगे अभी, वो है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना। और उसकी जो पेडागोजी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपके साथ थोड़ा सा भी शेयर किया
कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी हमारे पास, जो हमारे अभी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो ये 10+2+3 सिस्टम जो हमारे पास अभी चल रहा है, जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 1986 में आई थी, उसने उसको पास किया था कि ठीक है ये एजुकेशन सिस्टम हमारा ये 10+2+3 होना चाहिए। आज हम उसको जो 34 इयर्स बाद जो है वो हम उसको चेंज करने जा रहे हैं। अब हमारा जो नया एजुकेशन सिस्टम जो लागू होगा वो 5+3+3+4 होने जा रहा है, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी मतलब 2 सालों से आप सुनते जा रहे हैं और अभी उसको हम अडॉप्ट भी करने जा रहे हैं जल्दी। उसी के ऊपर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बन रहा है। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, देखिए 5+3+3+4 जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, जिसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होगी, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, है ना। तो किस तरह से हम लोगों ने उसको बांटा है ना एजुकेशन सिस्टम को, वो हमारे सामने अभी है। तो उसी को लेकर के जब ये एनईपी आई, तो एनईपी ने बोला कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा जो पेडागोजी है या जो हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है बच्चों के अंदर, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ इनोवेशंस होनी चाहिए, जिससे बच्चा जो है वो मतलब सीखे, है ना। मास्टरी लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की। हम जो बात करें कि मास्टरी लर्निंग, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए बच्चे की। मास्टरी लर्निंग जिसको हम बोलते हैं कि उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे की। ऐसे ही ना हम लोग उसको कुछ भी सिखा दें और वो रट ले और रटने के बाद वो थोड़ी देर बाद प्रोग्रामिंग करके वो उसको भूल जाए, वैसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को बोला कि उसको बच्चे को इन्वॉल्व करना, हम लोगों को इन्वॉल्व, जितना इन्वॉल्व करेंगे बच्चा उतना ज्यादा सीखता चला जाएगा। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने बोला कि हम लोगों को क्या है, जो 5+3+4 डिजाइन आया हमारे पास, जब हम लोग इसमें जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने उसमें स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें हमारा जो करिकुलम और पेडागोजी होगा उसको भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा ना। और जो बच्चों की लर्निंग है वो होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और एंजॉयबल, और अगर उनको और ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें हम लोग बच्चों को, है ना। और जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं कि उसकी मेन स्ट्रीमिंग करनी है, बच्चों को इंटीग्रेटेड जो है ना इंटीग्रेशन करनी है, बच्चों को उसमें लाना है, तो उन बच्चों के लिए भी हम लोगों को अलग से सीखना पड़ेगा और उन बच्चों को तो ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, जो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना, उनको और मतलब तरीके से हम लोगों को सिखाना पड़ेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, वो कैसे सीखेंगे बच्चे, है ना। उनका जो पेस ऑफ लर्निंग है, उनका जो सीखने का जो अपना एक होता है ना पेस ऑफ लर्निंग, उनके जो अपने एक जैसे एवरेज बच्चा है थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा, है ना, गिफ्टेड बच्चा थोड़ा फास्ट सीख जाएगा, है ना, थोड़ा और भी स्लो लर्नर भी बच्चे हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं, तो लेकिन एक बार उनके माइंड में बैठ गया तो वो भूलते नहीं। तो ऐसे भी कई तरह के कई प्रकार के बच्चे हमारे सामने आएंगे। वैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में जब आप ये स्पेशल एजुकेशन या डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ चाइल्ड्स हैं ना विद डिसेबिलिटीज, उनको हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग बच्चे का अलग है, जैसे डेफ का अलग है ना, ब्लाइंड का अलग है। तो अलग अलग जो बच्चे हैं हमारे पास, उनको पढ़ाने के लिए हम लोगों को अलग अलग जो तरीके हैं उनको अपनाना पड़ता है। और जो मेन हमारा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जिसको हम अगर बोले तो हैंड्स ऑन लर्निंग या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को हम लोगों को देना है। और अगर हम उसको सिंपल लेमैन की भाषा में अगर बोलें तो बच्चे को ज्यादा इन्वॉल्व करना है सीखने के लिए। टीचर का रोल क्या है कि टीचर को तो उसको पढ़ाना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी है, एक्सप्लेनेशन उसको करना है जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन टीचर का एक और बड़ा रोल है कि किस तरह से हम लोग ऐसी पेडागोजी को अप्लाई करें, है ना, जो हमारे अपनी आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग को पेडागोजी बोलते हैं, कि हम लोग ऐसी क्या टेक्निक, स्ट्रेटजीज और इनोवेशंस अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स में लेके आए कि उस बच्चे की जो लर्निंग हो ज्यादा इफेक्टिव हो, है ना। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हम किस तरह से बना पाए कि बच्चा जो लर्निंग, जो उसकी लर्निंग होगी वो ज्यादा हो, जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा अपना नॉलेज उसके अंदर जो ट्रांसफर कर रहे हैं, या करिकुलम जो ट्रांजेक्शंस हैं, है ना, क्लासरूम में जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं लर्निंग, या बच्चा एक दूसरे से सीखता है, पीयर क्लासरूम या पीयर टीचिंग से जो सीखता है, तो किस तरह से ऐसे एनवायरनमेंट कंड्यूसिव या एक जो हमारा एक कॉन्जेनियल एनवायरनमेंट किस तरह से हम लोग क्रिएट करें क्लासरूम में कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। और जो सबसे बड़ा मेन चैलेंजेस हमारे सामने है वो है कि इंक्लूसिव जो हमारा सेटअप होगा उसमें सब बच्चों को इकट्ठे लेके हम लोग कैसे चलेंगे। तो वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जहाँ बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग या हैंड्स ऑन लर्निंग के द्वारा सीखता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पहले के जो साइंटिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया है या जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड फैमिलियर एक्सपीरियंसेस and be introduced in an interactive social situations। जो इंटरेक्टिव सोशल सिचुएशंस है ना, जो क्लासरूम है हमारे, देखिए जैसे क्लासरूम क्या है, क्लासरूम में डिफरेंट फैमिली से डिफरेंट बच्चे आते हैं,
50 बच्चों का एक क्लासरूम है, तो वो जो बच्चे हैं हमारे पास वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से है ना। अब यहाँ पे जो आप लोग अगर कोई सोशियोलॉजी का वो होगा तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप जब भैया होता है, तो जो डिफरेंट प्राइमरी ग्रुप से जो बच्चे आ जाते हैं एक क्लासरूम में बैठ जाते हैं, वो सेकेंडरी ग्रुप एक हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप में किस तरह से बच्चे आए हैं, अब जो उनकी इंटरेक्शन होगी, उस इंटरेक्शन में जो बच्चे की सोशलाइजेशन हो रही है ना, बोलते हैं ना सोशलाइजेशन होगी बच्चे की, सोशल नहीं है या उसकी सोशलाइजेशन कैसे होगी उस बच्चे की, किस तरह से बच्चा सीखता है। सिर्फ पढ़ने के लिए, किताबी नॉलेज के लिए बच्चा क्लासरूम में थोड़ी आता है हमारे पास। बच्चे की हम लोगों को जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे थे, इंडिविजुअल डेवलपमेंट बच्चे की, प्लस उसकी जो एकेडमिक लर्निंग डेवलपमेंट है ना, प्लस अगर हम उसको देखें तो उसकी जो लैंग्वेज, सोशल, इकोनॉमिकल है ना, और उसके कल्चरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सब डेवलपमेंट्स हम लोग देखें जिसको हम बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उन सब डेवलपमेंट्स को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की। तभी तो हम बोलते हैं कि जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से ऐसी होनी चाहिए कि इन मतलब एज ए होल उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो किताबी नॉलेज ही नहीं हो उसके बच्चे को। जैसे हम लोग बात करते हैं डोमेन्स की, है ना, तो जैसे डोमेन्स ऑफ लर्निंग है हमारे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन को ध्यान में थोड़ी हम लोगों को रखना, जो उसकी फीलिंग्स हैं। जैसे हम लोग ये जो ऑनलाइन लर्निंग हम लोगों का चला है ना, तो जो ऑनलाइन लर्निंग में हमारे पास क्या चैलेंजेस आए कि ठीक है हम लोग उसको किताबी नॉलेज, जो हम नॉलेज अपने पास है, मेरे पास, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं अपना नॉलेज आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर जो जितना मेरे को जानकारी है उसके बारे में, जैसे एक टीचर करता है। तो टीचर क्या, जिसको उसका नॉलेज है, किस तरह से अपने नॉलेज को बच्चों के अंदर वो डाल, ठीक है, सिखाता है उन बच्चों को। तो वो तो ठीक है, वो तो एक कॉग्निटिव हुआ कि इंटेलेक्ट के बारे में, या जो उसको कॉग्निशन जो डोमेन है लर्निंग का, वो हम लोगों ने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो अफेक्टिव डोमेन है वो तो हम लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं कर सकते। जो सिर्फ फिजिकल क्लासरूम में हम लोग बच्चे को जो सिखा सकते हैं, है ना, तो सेम वही है जो अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग है हमारा, है ना, जो उसमें फीलिंग्स, इमोशन, है ना, या वैल्यूज बच्चे को सिखानी, वो सब हम लोग फिजिकल मोड में सिखा सकते हैं। और जब हमारा मेन इसकी इंपॉर्टेंस जब और बढ़ जाती है, जब हमारा सेटअप इंक्लूसिव है, जब हमारा इंक्लूसिव सेटअप है, तब हम लोग बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो हम लोगों को तो बच्चे के पास जाना पड़ेगा, उसके जब तक हमारे अंदर इम्पैथी, सिंपैथी तो है, ठीक है, वो अलग बात है, सिंपैथी तो हम लोगों को भूल जाना है। अब इम्पैथी हम लोगों को बच्चे के अंदर अगर कुछ डालना है तो हमें सीखना, उसके हमें अपना भी कि हम अगर इस सिचुएशन में होंगे तो हम लोग किस तरह से इस बच्चे को पढ़ा पाएंगे। या जब मैं क्लास 6 में था, या जब मैं क्लास 4 में था, या क्लास 7 में था, तो मेरा लर्निंग ऑफ मतलब जो लेवल था वो कैसा था, है ना, और मैं कितना स्लो लर्नर था, किस तरह। तो ऐसे और भी बच्चे होंगे, और भी बच्चे होंगे, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा किस तरह से हम लोग उनको सिखा पाएंगे, जो हम लोग उनको अपना जो नॉलेज है उसको कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। तो जैसे पियाजे जी बोलते हैं, जितना बच्चा यंगर है उतना उसको ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है ना, उतने ही क्लासरूम को और इंटरेक्टिव बनाना पड़ता है ना, उतने मोर उसको कंक्रीट और इंटरेक्टिव जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग का, दैट शुड बी देयर जितना यंग, क्योंकि उनका सीखने का जो कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी सीखते हैं, जैसे हम लोग हैं। हमारा जो लेवल ऑफ लर्निंग है वो 3 तरह का होता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल जो हमारा, जो हम मान लीजिए मोटा मोटा अगर आप ध्यान रखें तो जब हम आंगनबाड़ी से शुरू करते हैं और क्लास 5 तक जाते हैं, जब हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना नहीं है, सिर्फ क्रैमिंग चलती है, रोड लर्निंग, टेबल्स, न्यूमरल्स, ये सब हम लोग याद करते हैं, अल्फाबेट्स, आई, है ना, ABC सब हम लोगों ने याद किया, पोइम्स हम लोगों ने इतनी सारी याद कर ली, है ना। सब हम लोगों को क्या था कि हम लोगों को पता नहीं क्या मीनिंग होता है, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना, टेलिंग ओपन योर माउथ, हा हा, है ना। तो ये सब जो हमारा जॉनी जॉनी यस पापा, ये जो पोइम है हम लोगों को, जैसे बच्चे को भी हम लोग सिखाते हैं, तो हम लोगों ने क्रैम कर ली। हमें लेकिन पता नहीं है कि शुगर क्यों नहीं खानी चाहिए, शुगर से क्या होता है, हम ये सब हमारा वहाँ अभी उतना लेवल डेवलप नहीं हुआ होता कि हम लोगों को पता नहीं कि शुगर से क्या होता है। सिर्फ ये है कि हमें पोइम याद है, और पोइम अगर हम सुना देंगे तो हम लोगों को टॉफी या चॉकलेट मिलती है। जब कोई गेस्ट आता है तो पेरेंट्स भी बोलते हैं, बच्चे तो भाई बहुत अच्छा है जिसको पोइम भी आते, तो पोइम सुनाओ, तो पोइम सुनाएंगे तो एक टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। बाकी उस पोइम में मीनिंग क्या है वो हम लोगों को लेना नहीं है। अल्फाबेट्स भी हम लोग जब स्कूल में थे, पहाड़े या जो टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 का टेबल, है ना, 3 का टेबल, अल्फाबेट्स, तब हम जब टीचर्स छोटे छोटे थे हम लोगों को बोला जाता जोर जोर से बोलो, हम जोर जोर से बोलते थे। तो वही हमारा की क्रैमिंग, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग। फिर हम थोड़े बड़े हो गए तो अंडरस्टैंडिंग लेवल लर्निंग हमारी शुरू हुई। उसमें हम लोगों को पता चला कि बोल क्यों मना कर रहा है ये चीनी खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, पोइट, है ना, या ये हम लोग उससे 2 + 2 अगर 4 है तो क्यों 4 है, ये सब हम लोग
थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग शुरू हो गया। और +2 लेवल के बाद तो हम लोगों का रिफ्लेक्टिव लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो गया, जिसमें हम बोलते हैं व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट व्हाइल ही वाज राइटिंग दिस पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। इस तरह से हम लोगों को थोड़ा और, या फिर जैसे न्यूटन लॉ आए हमारे सामने तो हम बोलते हैं देखो न्यूटन लॉ तो अच्छा नहीं है, हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो गई और हम लोगों को क्रिटिसाइज करना, एक्सेप्ट करना, अब हमारा थोड़ा सा एक नेचर अलग से हो गया। तो ये हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, जब हम लोग हायर कॉलेज में या अदर जो इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ते हैं, तो लर्निंग भी हमारा अलग अलग है। तो ये जो पियाजे जी ने बोला कि जो हमारा लर्निंग लेवल जब यंगर होंगे हम लोग तो ज्यादा सीखते हैं और उनको ज्यादा एक्टिव रखना पड़ेगा, उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा लर्निंग के लिए, है ना। जो व्यवस्थी है वो बोलते हैं कि बच्चा जो है वो सीखता है टीचर के बिहेवियर से, जो दूसरों के बिहेवियर से, है ना। जो टीचर है जैसे इन्वॉल्व करते थे, हम लोग भी छोटे छोटे थे, जैसे टीचर ए लिखेगा हम लोग भी ए वैसे ही लिखने की कोशिश करते थे, या जैसे बड़े बोलते हैं हम लोग भी अपना एक्सेंट ये सब जो है उस तरह से उनके जो उसको होता है ना इंटीमेशन करना या ना सीखने के को इमिटेट करना, उनको इमिटेट करते हैं और इमिटेशन से हम लोग सीख लेते हैं कि हाँ देखो इमिटेशन हम लोगों का है तो इस तरह से बोल रहे हैं, उस पर सीखेंगे और उसको हम जो इमिटेट करके और दूसरों को बोलते हैं, या हमारा स्टाइल ऑफ वे ऑफ टॉकिंग भी उस तरह से चेंज हो जाता है ना। तो कहा कि जो मॉन्टेसरी बोलते हैं कि एक्टिविटीज शुड बी डिजाइन टू इंक्रीज चिल्ड्रन इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स, है ना, और मिक्स्ड एज ग्रुप आर बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन फॉर लर्निंग। तो जो इनका जो इंटरेक्शन है ग्रुप की और उसके साथ उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना, और जो इंटरेक्शन होगी बच्चों की वो आपस में उनको इन्वॉल्व करके जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, जो भी एक्टिविटीज हम देंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है हम लोगों को। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोगों के सामने है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, लर्निंग थ्रू एक्शंस, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, और लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो इसका नाम ही वैसे है कि हम लोगों के जो अपने एक्सपीरियंसेस है ना, या खुद करके इन्वॉल्व होकर हम लोग सीखेंगे, उन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। देयर आर सो मेनी मैगजीन्स हैं हमारे सामने से, आप लोगों ने सुनी हुई है ना, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर एंड डू अंडरस्टैंड। जैसे हम लोगों को कोई लेक्चर देता है, जिसमें मान लीजिए हम लेक्चर चल रहा है, हम लोगों का एक तरह से लेक्चर है, लेक्चर जब चल रहा है तो हम लोग इसको जल्दी भूल जाएंगे, 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे कि मैंने क्या बोला था या आपने मुझसे क्या पूछा था या क्या होगा, वो सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन उसी को अगर हम मूवी में देखेंगे तो, जैसे मूवी हम लोग देखते तो मूवी की स्टोरी आज भी हम लोगों को, जब हम छोटे थे मूवी देखी तो उसकी स्टोरी याद रहती है, हमारे दिमाग के आसपास घूमती रहती है, तो हमने देखा सुना उसको, है ना। लेकिन जब ज्यादा याद कब रहता है, जब हम खुद कर लेते हैं। जैसे साइकिल है, हम लोग साइकिल दूसरे को देखते हैं कि अच्छा ऐसे करते, लेकिन जब साइकिलिंग हम लोग खुद सीख लिए तब हम उसको अंडरस्टैंड कर लिए कि कैसे गिरते हैं, कब नहीं गिरते हैं, किस तरह से हम उसको करेंगे। जब मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा उस चीज में, मतलब इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाता है उस चीज को, तो हम लोग ज्यादा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सीख लेते हैं उन चीजों को। तो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बच्चों की, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते थे, है ना, तो केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, कौन से केमिकल को किस केमिकल से मिला करके रिएक्शन हो जाता है ना, या फिर बम की तरह फट सकता है। तो हम लोग को भी जब छोटे छोटे थे तो 2-3 केमिकल मिलाने और भाग जाना, उनकी स्मेल कैसे आ रही है, या फिर उनसे क्या एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते बिना मतलब ऐसे, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उसमें भी हम लोग सीखते हैं, लेकिन हम लोग क्या था कि कोशिश करते थे, एक्सपीरियंसेस हमारे, तो अगली बार से हम देखेंगे नहीं नहीं इस 2 केमिकल को मिलाने से ऐसा दिक्कत हो जाता है, अगली बार से नहीं मिलाएं, है ना। तो अब हमने बोला मैंने किया और मैंने अंडरस्टैंड किया, तो मैं दूसरों को जो बताऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, इन्वॉल्व करूंगा। तो जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि अगर आप दूसरों को इन्वॉल्व करेंगे देन यू विल लर्न मोर, है ना। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। There is an intimate and necessary relation between the process of actual experience and education। जॉन डेविड बोलते हैं कि जो एक्चुअल जो एक्सपीरियंसेस है हमारे और एजुकेशन में, उनको एक अलग से संबंध है जिसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो वाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, है ना। अब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हम लोग बात कर रहे थे कि जो पहले भी हम लोगों ने जब इसके बारे में सीखा कि जो हमारी लर्निंग है ना, वो अभी क्या है कि हम लोगों को रोड लर्निंग नहीं करना है, हम लोगों को अब बच्चों को लर्निंग जो मास्टर लेवल की लर्निंग करानी है, उसीलिए हम लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई नो दिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सेलरेट लर्निंग, है ना। तो हम लोगों को क्या है कि भी यहाँ क्रैमिंग नहीं करना है, धीरे धीरे हमारी जो लर्निंग के जो पेस है ना, पेस ऑफ लर्निंग जो है वो इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम लोग सीखते चले जा रहे हैं। और ये जो अगर हम लोग खुद इन्वॉल्व हैं तो ऐसी चीजों में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एंड वी लर्न मोर थिंग्स, है ना, व्हाइल वी आर इन डूइंग दो थिंग्स बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और हम लोगों को इट प्रोवाइड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है कि जब हम लोग सीख रहे हैं, टीचर हमारे साथ इन्वॉल्व है, हमारे पीयर्स हमारे साथ इन्वॉल्व है, एक दूसरे का ध्यान रखा जा रहा है, हम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है,
है ना। और दूसरा ये है कि मैं सीख भी पा रहा हूँ कि नहीं सीख पा रहा हूँ, ये भी साथ साथ में चेक होता चला जाता है। ऐसे हमारा क्या है कि अगर मैं जब इन्वॉल्व होगा, कुछ मुझे काम दिया जाएगा, मैं करूंगा उसको, है ना, और वो सामने से वो देखते रहे कि कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, तो उसमें क्या होगी, उसमें मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ ठीक है, मेरा जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दूसरी एजुकेशन की बात करें जिसमें हम सिर्फ लेक्चर देते हैं, उसके बाद बच्चे को फॉलो अप नहीं करते हैं वेदर ही वाज लर्निंग और नॉट, वी डोंट नो, है ना, तो उसमें क्या है, जो एनवायरनमेंट भी उस तरह से बन जाता है और बच्चा मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, और उसका जो फाउंडेशन है जिसका हम आज की बात करते हैं कि फाउंडेशन अच्छा नहीं है, वो भी वीक रह जाता है ना। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है कि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो थ्योरी है हमारी, है ना, जो हम लोग सीख रहे हैं कि ऐसा होता है जी, है ना, इस प्रैक्टिकल में ये है वो है, लेकिन जब तक उसको प्रैक्टिकल हम लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, तो प्रोजेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जो पढ़ाते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, तो जाइए आप लोग ये सीखिए, इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाइए और जब फील्ड में जाइए डाटा कलेक्शन कीजिए, है ना, या किस तरह से हम लोग बात करते हैं लोगों के साथ जा करके, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, है ना, बिहेवियर हमारे साथ लोगों का, है ना, कई बार हम लोग वो हमसे बात नहीं करते, उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है या उस टाइम वो अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है उनका, तो कई बार हम लोगों को फील भी करना पड़ता है। तो हम लोग भी अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, है ना, और हम लोग जो सोचते हैं कि सब सुखी हैं या दुखी हैं, वैसा भी नहीं है। लेवल जो है वो ऑप्टिमम लेवल का या मॉडरेट लेवल पे लोग यहाँ पे रहते हैं, और उनका जो रहन सहन है उससे भी हम लोगों को कई चीजें सीखने को मिलती हैं। जो हमारा एंगेजमेंट लेवल है वो भी बढ़ जाता है ना, जब हम खुद इन्वॉल्व होंगे, सीखते हैं। घर में आप लोग भी जैसे ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग हम दूसरे की ड्राइंग देख के तो बोलेंगे अच्छी नहीं, लेकिन जब खुद उसको बनाएंगे 50 बार हम लोगों को इरेज करना पड़ती है केवल पिक्चर, तो उसमें भी हम लोग सीखते हैं और एंगेज रहते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम लोग कब खाना खाएं, क्या करें, मतलब इतना हम लोगों को कई बार तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोगों को मिले होते हैं, तो एंगेजमेंट लेवल भी बढ़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार जो हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, जिसको हम बात में जो अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें, तो इसमें भी हमारी जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट जो हम लोग सीख रहे हैं, उसमें भी हम लोग को ज्यादा रिटर्न मिलता है। और एक्यूरेट असेसमेंट रिजल्ट्स हम लोगों को ये प्रोवाइड करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पा रहा, मेरे सेल्फ असेसमेंट है वो भी साथ साथ हो जा रही है कि ये मैं काम में इन्वॉल्व था लेकिन मैं नहीं, जैसे मान लीजिए स्विमिंग है, तो स्विमिंग अगर मुझे नहीं आ रही तो मुझे पता है कि मुझे नहीं आ रही, साइकिलिंग मुझे नहीं आ रही तो मुझे पता है कि नहीं आ रही। तो जो मोटर स्किल्स हैं मेरी, है ना, मोटर जो साइको मोटर जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, अगर वो मोटर स्किल्स अगर मेरी डेवलप नहीं हो पा रही है, तो खुद ही बच्चे को पता चल जा रहा है ये नहीं हो पा रही है, या मुझे और मेहनत करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है ना। तो जो एक्यूरेट हो बच्चे को, बाकी तो नंबर ये सब हम लोग एक दूसरे को देख के भी लिख देंगे, लेकिन जो अब एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होती है कि वेदर आई विल बी एबल टू डू दोस थिंग्स और नो, है ना, एनेबल्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जो हमारी पर्सनलाइज्ड लर्निंग है उसको भी एनेबल कर देती है कि हाँ मैं खुद अपने बारे में जान पा रहा हूँ और मुझे अभी काम करना है, मैं अपने पेस को खुद बढ़ाऊंगा लर्निंग के, और मैं अगर इससे ज्यादा सीखता चला जाऊंगा देन आई विल बी एबल टू बिकम मास्टर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना। मास्टरी मतलब जो हमारा पर्टिकुलर जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसको कर पाऊंगा। एक्सपीरियंशियल अप्रोच एम्स एट मेकिंग द एजुकेशनल एनवायरनमेंट स्टूडेंट सेंटर्ड, जो मतलब जो स्टूडेंट सेंटर्ड है हमारा, उसी में बच्चे को इन्वॉल्व कर करके जो हम बात कर रहे थे कि डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, जहाँ टीचर जो है वो ना ही तो ऑटोक्रेटिक है ना ही कुछ है, सिर्फ वो भी टीचर भी उनके साथ मिल गया है, वो भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो। यहाँ ऑटोक्रेसी का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, ना ही हम इसमें विश्वास करते हैं, ऐसा हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर देंगे, जो उनका एनवायरनमेंट है कंड्यूसिव बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसी अप्रोचेस हम लोग फॉलो करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। बच्चा जो है वो ज्यादा सीखता है और उसकी बच्चे की भागीदारी ज्यादा रहेगी, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगी, और टीचर उसको सिर्फ गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा कि हम लोग उसमें आगे वो बच्चा बढ़ता चला जाए। स्टूडेंट्स हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग, ओवर द पेस ऑफ लर्निंग, ना, मेथड ऑफ लर्निंग, जो हम बात कर रहे थे कि बच्चा जो है वो अपने एक तरीके से पढ़ता है, उसका अपना एक पेस ऑफ लर्निंग है, उसका अपना मेथड ऑफ लर्निंग है, वो किस तरह से पढ़ेगा, किस तरह से सीखेगा, उसमें बच्चे को ज्यादा वो हेल्प करता है। They are able to evaluate, think critically, make decision and master knowledge by construction phase, जो हम बात कर रहे थे कि वो खुद सीखता है, बच्चा खुद क्रिटिकली जानता है या क्रिटिकली डिसीजन ले पा रहा है, और उसको पता है कि जो मैंने सीखा
उसकी मास्टरी हो पा रही है इसमें कि नहीं हो पा रही। मास्टरी मतलब बच्चे की अपनी मास्टरी, जो फिर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे की अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मास्टरी से यहाँ से पता है मतलब मीनिंग है कि अपनी उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का भी मास्टरी होगी मेरी, ये मुझे पता चल गया। जैसे मान लीजिए एक टाइप राइटर के लिए मास्टरी क्या है, व्हेन ही विल बी एबल टू टाइप मोर देन 40 वर्ड्स इन मिनट। अगर 40 मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो बोलेगा नहीं ठीक है जी मेरा मास्टरी है, मैं 40 वर्ड्स तो 1 मिनट में कर ही लेता हूँ। ज्यादा कर सकता है वो, लेकिन हमने उसको एक कंडीशन दी, क्राइटेरिया, हम उसको बोलते हैं कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि 40 वर्ड्स पर मिनट ही कैन टाइप। वो कर लेता तो बोला ठीक है जी मेरी मास्टरी है, बट ही मे बी एबल टू टाइप 60 वर्ड्स पर मिनट। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइपिंग स्पीड एंड द एक्यूरेसी whatever know that a particular individual is doing। तो इस तरह से बच्चे का क्या है कि वो सीखता है ना, उसको अपना पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा लेवल क्या है लर्निंग का, और मैं ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा। और अगर नहीं कर पा रहा बच्चा तो हमारे पास एक और डायग्नोसिस एंड रेमेडियल आर प्रोवाइडेड एट ईच स्टेप। तो जो रेमेडियल टीचिंग की बात हम करते हैं या रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, ये हम अगर आप सिंपल लेमन के करें तो बच्चे को दोबारा से पढ़ाया जाता है उन चीजों को कि कहाँ क्यों नहीं समझ में तुम्हें आ रहा है, क्या कमी है। कुछ कंसेप्ट को हम लोग इजी करके फिर बच्चों के सामने रखते हैं कि हाँ ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग, या फिर और एक्सपेरिमेंट्स या सॉरी एग्जांपल्स लेके उन चीजों को बच्चे के सामने रखते हैं, है ना। और या फिर नए डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंसेस बच्चे को क्रिएट करते हैं कि या बनाते हैं, या कुछ सम्मान ऐसे लेके आएंगे जिससे बच्चा सीखे कि नहीं सच में ये मेरे पास है ना। उसको डायग्नोज करते हैं उन चीजों को, फिर उसके सामने वो एक्सपीरियंसेस हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है हमारी, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे डेविड कॉल, है ना, was born in 1939 and was the founder of experience based learning system, है ना। तो लर्निंग, उन्होंने कहा कि लर्निंग इज द प्रोसेस whereby knowledge is created through the transformation of experiences. Knowledge results from the combination of grasping experiences and transforming it, है ना। तो नॉलेज कहाँ से रिजल्ट्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास्पिंग एक्सपीरियंसेस एंड then we have to transform it. So see, it is the process of knowledge is the creation, that is through transfer of experiences. तो उस तरह से हम लोग उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाते हैं। ये आपके सामने जो हम बात करेंगे अभी, ये 4 मेन जो स्टेप्स हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, हाँ, जैसे एक्ट, रिफ्लेक्ट, कंसेप्चुअलाइज, अप्लाई। तो इसको हम एक तरह से बोलते हैं कि एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें जो कंक्रीट एक्सपीरियंसेस हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, या एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। व्हाट हैपन, जैसे फैक्ट्स हैं, व्हाट हैपन, व्हाट डिड आई एक्सपीरियंस, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मेरी क्या फीलिंग्स रही, फाइंडिंग्स, व्हाई डिड दिस हैपन, है ना। तो देखिए व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगा। जो 4 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन, क्या हुआ, मुझे क्या पता, मतलब क्या घटा, कहीं पे कुछ पता, फैक्ट्स क्या हुआ वो हमें पता है। अच्छा, अगर ये कुछ हो गया तो मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे, मैंने कैसा एक्सपीरियंस, मैंने क्या अनुभव किया अभी, है ना। अगर मुझे कुछ अनुभव हुआ अलग से तो मैं, मेरे मन में तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ अगर ऐसे, है ना। अगर चलो मान लो ऐसा हो भी गया है और मैं से आगे फ्यूचर में बचना चाहता हूँ या फिर आगे उसको ले जाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू नाउ नेक्स्ट, अप्लाई, एप्लीकेशन, है ना। तो सबसे पहले एक्ट करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर कंसेप्चुअलाइज करेंगे, और फिर जो है वो उसको अप्लाई कर देंगे। तो वही हमारे जो स्टेजेस हैं, जो स्टेज 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने पीछे अभी देखा, है ना। एक्ट, रिफ्लेक्ट, कंसेप्चुअलाइज एंड अप्लाई। ऐसे सेम आपके सामने जो स्टेजेस हैं जिसमें हम लोगों ने बात की एक्सपीरियंसेस की, ऑब्जर्वेशंस की, कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की, वही बातें यहाँ फिर आपके सामने आ रही हैं। जो 4 स्टेजेस हैं साइक्लिक जो हमारा है, कॉल्स एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मॉडल या लर्निंग मॉडल, उसकी जो 4 मेन स्टेप्स हैं, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। तो बच्चा जो है सिर्फ किताब से नहीं सीखता या पढ़ने से नहीं सीखता, बच्चा जो है वो ज्यादा एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन है उससे सीखता है ना। जैसे बच्चे की सोशलाइजेशन है, तो बच्चा जो क्लासरूम में उसके जो पीयर्स हैं, डिफरेंट कंट्री ग्रुप जो हम बात कर रहे थे, या अपनी क्लासमेट से थोड़ी, और भी तो बच्चे हैं। जैसे मान लो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है तो प्लस स्कूल तो मान लीजिए 10th क्लास तक है, +2 क्लास तक है, तो बच्चे जो है वहाँ पे और भी हैं। अब टीचर जैसे मान लो एक्स टीचर उसको पढ़ाता है, बाई नहीं पढ़ाता, तो बाई टीचर से बच्चा कुछ सीखता है ना। जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा किसी अदर्स नो दैट एक्सपीरियंस, मतलब कह सकते हैं उसको, जो अदर फंक्शंस हैं या इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, है ना, तो उससे में होगा, तो जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उसकी जो पार्टिसिपेशन होगी, उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोगों ने कुछ सीखा तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना, है ना।
एट दिस स्टेज लर्नर जो है वो एक तरह से क्या करता है कि रिफ्लेक्ट द सिचुएशन बिफोर फॉर्मिंग एनी ओपिनियन, जो हमारी सिचुएशन थी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का करता है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, कि सोचने की कोशिश करता है वो टीचर या जो भी इंडिविजुअल है ना। और वो ऐसा करना भी चाहिए हम लोगों को, है ना, ऐसा हम लोगों को करना भी चाहिए, बिकॉज दिस लर्निंग रिफ्लेक्ट्स जो हम लोग करते हैं पिछले एक्सपीरियंसेस को, इट गिव्स आल्सो वेरी नाइस एक्सपीरियंसेस ऑफ योर द प्रीवियस दैट activities what we have done, हमने क्या किया था, and what where we are going. So different observations are not that given to us by this experiential learning at this stage, है ना। तीसरा है abstract conceptualization. So here क्या है कि जो abstract conceptualizations हैं यहाँ पे simple to abstract, है ना, या simple to that discrete to abstract, उसमें हम लोगों को चलना है और हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ज़्यादा जो मैक्सिम्स है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हम लोग किस तरह से उनको सीख पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। तो जो बच्चे ने अपने अंदर जो थ्योरीज बनाई, है ना, तो जो लर्नर क्रिएट्स थ्योरीज टू एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस, जो अपनी है उसके एक्सपीरियंसेस हम उनको क्रिएट करता है, बताता है ना। तो एंड नाउ ही इज क्रिएटिंग दी थ्योरीज। The learner gathers, analyze the information and draw conclusions. तो जो हम लोगों ने सीखा उसको हम लोग लर्नर क्या करते हैं, जो एक मुद्दा दूसरा या गैदर इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करता है और उन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और अपने कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ मैंने सीखा भी नहीं। इस चक्कर में उसके सामने कई चैलेंजेस भी आते हैं, है ना। डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रीवियस कांसेप्ट्स दैट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जो अंदर ही बच्चे के अंदर पहले जो की लर्निंग है, जो यहाँ स्कूल में आने से पहले उसको सिखाया गया है, whether it may be correct or wrong, but he is that previous experiences, his environment, his that family environment, his parents' education also affecting that this T3. And number stage 4 is that that active party experimentation, AE, adult education. So at this stage the learner applies what he has learned by learning by doing. तो जो हम लोगों ने लर्निंग बाय डूइंग सीखा, जैसे मान लीजिए तो उससे हम लोगों को आगे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं और भी जस्ट वांट्स टू अचीव एवरीथिंग अकॉर्डिंगली व्हाटएवर वी हैव लर्न। द लर्नर कैन एंटर लर्निंग साइकिल एट एनी स्टेज, जो प्रीवियस हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ी वो एट एनी स्टेज, बट मस्ट गो थ्रू ऑल द 4 स्टेजेस ऑफ कंप्लीट हिज लर्निंग साइकिल। तो हम लोग वो बोले कि हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, है ना, चाहे अप्लाई से करो चाहे रिफ्लेक्टिव, बट उसको एक पूरा राउंड लगाना ही पड़ेगा यहाँ तक, सो दैट जो थिंग्स है हमारी वो स्मूथली चल पड़े और हम लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो क्या करती है हम लोगों को, एक तो जॉयफुल लर्निंग हम लोगों को प्रोवाइड करती है। जॉयफुल लर्निंग मतलब खुशी का माहौल होता है और हम लोग सीखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अबेकस अभी है आपके सामने, बुक्स में अबेकस के बारे में हम लोग सीखते हैं या डिफरेंट स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो जो हमारी लर्निंग है ये सब इसको जॉयफुल बना देते हैं। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जो एस्थेटिक सेंस है ना, एस्थेटिक सेंस जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो एस्थेटिक्स हैं हमारे, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बैड, व्हाट इज दैट इविल, व्हाट इज गुड, all those things we are going to involve all these things। and जो हमारा अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, जो हमारा अपना फैमिली का नॉलेज है, whether it may be our language, local language or other things, है ना, these are also very important for people which plays an important role। Also one of the important that aspect of this experiential learning, जहाँ एक्टिविटी हो रही है उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व होना है ना। या हमारे जैसे कोई टेबल है उसको पढ़ना है, टेबल मीन्स दैट 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की उनको एक्टिविटी दे दी जाती है बच्चों को, या फन और गेम्स के साथ हम लोगों को स्टडी करना है, स्पोर्ट इंडिकेटेड लर्निंग करना है ना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, असेसमेंट एज ए लर्निंग बाय डूइंग। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो जॉयफुल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग, दिस 2 important things plays an important role in any that purchasing or whatever we are not doing or that bringing in our university. So that is also one of the important thing. Then emphasis should be given on the process of learning and not on the product. जो experiential learning उसका एक मेन ये एम जो है हमारे सामने वही है कि जो उसका प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देना हम लोगों को, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में।
है ना। ठीक है, प्रोडक्ट अपने आप निकलता है जब आपके जो इंटेंशन है या जो आप लोग उसको बच्चे को सिखा रहे हैं, है ना, तो वो अच्छा होना चाहिए हम लोगों का, है ना। ये अच्छा इन द सेंस कि जो प्रोसेस हम लोग निष्पक्ष भाग से या भाव से उस चीजों को हम लोग करें और जो हमारे पास है नॉलेज हम उसको ट्रांसफर कर पाए। तो जो प्राइमरी गोल है हमारा टीचिंग का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो मैं आपसे बात कर रहा था या ऑलराउंड डेवलपमेंट है, और इसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट और एकेडमिक बिहेवियर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है जिससे बच्चा जो ज्यादा सीखता है। So experiential pedagogy is an approach that uses activities and projects to reach target goals in children's individual development and their conceptual understanding of academic content. तो हम लोगों ने ये देखा कि जो एक्सपीरियंशियल पेडागोजी जिसके बारे में एनईपी बात कर रही है 2 साल से या इससे पहले भी था, हम ये नहीं कि पेडागोजी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अभी आया। तो मैंने आपको बताया कि जो एक्सपीरियंशियल जो पेडागोजी है वो 1939 में ही डेविड कॉलमैन ने दी थी हमारे सामने, और ऐसा नहीं कि अभी नया आया, इसके ऊपर बहुत सारा काम पहले से भी हो चुका है। फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं कमी है, तो हम लोगों को लगता है कि जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट और एकेडमिक लर्निंग जो अभी है या डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक ऑडिट चल रहा है लर्निंग का, उसके बेसिस पे हम लोगों को थोड़ा सीखने को मिलता है। तो जो एक्टिविटीज है हमारी, है ना, दैट एक्सपीरियंशियल पेडागोजी जो इज एन अप्रोच दैट यूज एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज बच्चों को जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इन्वॉल्व करना है और जिससे बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। जो एकेडमिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे एकेडमिक काउंसिल सॉरी कंटेंट एरिया सच एज मैथ, लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस और आर्ट, these are also very important to know that aspects in front of B, है ना। तो जो बच्चे की जो लर्निंग है पेडागोजी उसमें सोसाइटी का क्या रोल है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, काउंटिंग, है ना, या लैंग्वेज में आपके वोकैबुलरी, पैराग्राफ, ग्रामर, स्पेलिंग, रोज, है ना, या सॉरी प्रोज, या फिर सोशल स्टडीज हमारी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स विद द हेल्प ऑफ which you know that we are that are able to learn some important topics and for our development domain, social, emotional, physical or motor, these are also one of the important areas where we are that teaching something or learning something, you know, that from our kids at home or in the schools where we are teaching. So जो हमारा ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें सबसे पहले जैसे हम एनालाइज करते हैं मैप, प्लान एंड आइडेंटिटी, प्रेफर आर्ट, है ना, और असेस, तो किस तरह से हम लोग ये सब कर पाएंगे, एनालाइज दी नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर प्रायर नॉलेज। तो सबसे पहले ये है कि जब हम लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोगों को शुरू करना है ना, या ऐसी एक्टिविटीज हम लोगों को बनानी है बच्चों के लिए, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मॉड्यूल हम लोगों को तैयार करना है या किस तरह से हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे स्टूडेंट्स का लेवल क्या है। लेवल इन द सेंस कि वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और व्हाट दे नो। अब यहाँ पे हम लोगों के बड़ी क्लास में तो ही नोज एवरीथिंग। It depends upon we the people as a researcher that whether this teacher should go with this group or it may be control group. So it depends upon or be the people. And अब हम लोगों को एनालाइज करना है कि अच्छे स्टूडेंट की नहीं है, उनका लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, पेस ऑफ लर्निंग क्या है, वो आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे मैप एक्टिविटीज है ना, उसके रिलेटेड करिकुलम या सिलेबस है, प्लान एंड आइडेंटिटी, है ना, एक्सपीरियंस एक्टिविटी दैट यू वुड बी एबल टू टेक अप फॉर ए गिवन टॉपिक, ऐसी कोई पतली सी ना, prefer an art integrated activities if possible or assess so the experiences। तो इस तरह से हम लोगों को क्या है कि ये सिंपल से मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ कि इस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट मेथड हैं, जैसे फील्ड ट्रिप्स है, नरेटिव्स हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, सिमुलेशन है, गेम्स है, स्टोरी टेलिंग है, पोस्ट इमेजिंग है, फील्ड ऑब्जर्वेशन, रोल प्लेइंग है, मॉडल बिल्डिंग है और सर्वेज है। So these are the just know that simple methods with the help of which we can provide the experiential learning to our students in the classrooms। तो फील्ड ट्रिप्स जैसे हम लोग उनको छोटे छोटे टूर में लेके लिखो, इसके बारे में लिखो, तो उनकी जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो भी हम लोग उनको भी बढ़ा पाएंगे। देखिए हम लोगों के साथ अभी क्या दिक्कत है ज्यादा, जब हम लोग छोटे थे ना, yes, please mute yourself, mute yourself। म्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, तो हमारे साथ क्या दिक्कत है कि जो हमारे बात कर रहे थे कि जो हमारा लर्निंग है ना, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों का जो हमारा स्टडी हैबिट्स है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। और जो स्टडी हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं बच्चे के अंदर धीरे धीरे।
एकदम से हम लोग उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे बच्चे के अंदर। और जो स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, जो बात कर रहा था मेरे एक्सपीरियंस, जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, तो हमारे एक्सपीरियंसेस क्या थे, हम लोगों को क्या था, हमारे टाइम कॉमिक्स होती थी, कॉमिक्स, है ना। कॉमिक्स में क्या था कि अच्छी उसकी लैंग्वेज भी थी, कुछ ऐसी भी थी जो अच्छी नहीं थी, लेकिन हम लोगों को जो मतलब मिलती थी, या हम लोगों को जो गाइड करते थे कि ये कॉमिक्स हैं, इनके बारे में पढ़ो, इनको पढ़ना तो कोई मन में अच्छा नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते थे, फ्रेंड्स से उन कॉमिक्स को ले आते थे, रात भर पढ़ते थे और वो वापस करते थे। फिर हम दूसरी कॉमिक्स उसके लिए आते थे, हमारे पास उतना वो भी नहीं होता था कि हम लोग अपनी अपनी कॉमिक्स, स्टूडेंट लाइफ ऐसे भी मतलब हाथ टाइट ही चलता है तो होती थी, लेकिन हम लोग क्या था कि उसको रात को लाए और सुबह उसको वापस करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, चुपचाप उसको पढ़ते थे, पेरेंट्स ना देखें, और सुबह पढ़ करके उसको वापस कर दे। इससे क्या हुआ, हमारा जो था मेन वो इंटरेक्टली तो हम लाते थे उसको पढ़ने के लिए, हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या था कि जो हमारी स्टडी हैबिट्स थी वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी, मतलब हम लोगों का स्टेमिना बढ़ रहा था, हम बैठ सकते थे, हम सीख रहे थे कुछ कुछ। आज की डेट में हमारे सामने क्या है, कार्टून्स हैं और टीवी है। टीवी में बच्चे उसकी लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज है बात करने की, दैट आल्सो अफेक्ट्स नो दैट द लर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना। वो जो लैंग्वेज अभी कार्टून में यूज होती है तो वो भी अच्छी नहीं है। तो उससे क्या है कि बच्चा मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कमी रह जा रही है, वो सीख नहीं पा रहा ठीक ढंग से, है ना ही उसका स्टडी हैबिट्स डेवलप हो पा रही है। तो हम लोगों को क्या है कि बच्चे की जो स्टडी हैबिट्स है, जो बच्चे की जो स्टडी हैबिट्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा फील्ड ट्रिप्स, नरेटिव्स, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, सिमुलेशन गेम, स्टोरी टेलिंग, पोस्ट इमेजिंग, है ना, फील्ड ऑब्जर्वेशंस, रोल प्लेइंग, मॉडल बिल्डिंग और सर्वेज। इस तरह से डिफरेंट ये मेथड्स हैं जिससे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोग उन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, या उनको ज्यादा सीखने का मौका हम लोग दे सकते हैं। आज की डेट में जैसे बच्चा है, जो मोबाइल हम लोग चला रहे हैं वो हमसे नहीं चलता, हमारे बच्चे इतना फास्ट चलाते हैं, तो एक्सपीरियंस है उनके पास, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे उस टाइम, और धीरे धीरे थे तो वो हमारे अंदर वो डेवलप नहीं हुआ कि हम लोग गेम्स ये सब खेल पाए। आज की जनरेशन जो है उसका अलग से है। तो वही हम बात करते हैं, जो अभी इंक्लूसिव जो हम लोगों को करना है, इंक्लूजन जो बच्चों का हमारे जो मेन स्ट्रीम में करना है ना। तो अब क्या है, तो बच्चे का जो फीलिंग्स है पहले उसको भी डेवलप करना पड़ेगा, जो नॉर्मल बच्चा है, और उनके जो एक्टिविटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि नॉर्मल बच्चा भी इंगेज हो और दूसरा भी हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब हम उनको बच्चों को देंगे, है ना, तो ऐसी टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज एज ए टीचर हम लोग को डेवलप करना पड़ेंगी, तो जिससे बच्चा जो ज्यादा सीखे, और क्या क्या एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिससे हम बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे अपने क्लासरूम में, और उनकी जो लर्निंग है मोर इफेक्टिव होगी, है ना। तो पेडागोजी मस्ट बी चाइल्ड सेंटर्ड, जो हम बात कर रहे थे, एंड इंक्लूसिव विद फोकस ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पेडागोजी हमारी है ये चाइल्ड सेंट्रिक तो है ही है, साथ में यहाँ पे हम लोगों को क्लास एज ए होल लेके तो चलना ही है, लेकिन साथ में जो इंडिविजुअल है हमारे, उनको भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई देखिए इंडिविजुअल की भी डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है। इंडिविजुअल मतलब अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के ऊपर फोकस करना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम लोगों को सबको लेके चलना पड़ेगा, एक बच्चा भी पीछे ना रहे। इसको हम लोग बोलते हैं मास्टरी लर्निंग ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, कि एक को हम लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया तो सब करें वो काम। मालूम मैंने बोला कि क्लास 1 का जो बच्चा होगा वो 2 का टेबल बोल पाएगा, तो 2 का टेबल सब बच्चे बोल पाए, ऐसा नहीं कि 5 बच्चे क्लास 1 के बोल रहे हैं और बाकी जो 45 बच्चे उस क्लासरूम में वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो जो टेबल्स हैं, जो भी हम लोगों ने क्राइटेरिया फिक्स किया, वो सब कर पाए वो, तो इससे क्या होगा, जो इंडिविजुअल जो फोकस होगा हमारा। अब ऐसे ही मेन स्ट्रीमिंग में होगा जो इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट हमारा, तो अब कुछ बच्चे स्लो लर्नर हैं, कुछ डेफ हैं, कुछ कैसे भी है मान लीजिए, तो सब बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को, कि अगर एक बच्चा कर ले रहा है तो दूसरे को भी करना पड़ेगा, है ना। इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस, है ना, वो भी बच्चों को कुछ जो एक्टिविटीज हैं, जो एरियाज हैं हमारे लर्निंग को, उनको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो डिस्कशंस हैं, ये कोऑपरेटिव है, पीयर जो ट्यूटरिंग है ना, जो पीयर ग्रुप से हम लोग सीखते हैं, एंड एक्सप्लोर टीचिंग, प्रेडिक्ट क्वेश्चंस एंड क्लैरिफाई एंड समराइज, ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं या क्लैरिफाई या समराइज कर रहे हैं किसी के पॉइंट्स को या किसी के डाउट्स को, तो हम लोगों को भी देखना पड़ेगा। ब्लेंडेड लर्निंग जो क्लासरूम की हम लोग बात करते हैं उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स और जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हमारा ये मेन पेडागोजी की बात हम लोग करते हैं, जो इसके ऊपर हम लोग आएंगे अभी, तो प्लानिंग एंड एक्सपीरियंशियल लेसन प्लान एसेंशियल कंपोनेंट्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं और जो उनकी हम प्लानिंग करेंगे, जो क्लासरूम में हम लोग पढ़ाएंगे,
तो हम लोगों को जब हम एक्सपीरियंशियल लेसन प्लान्स जो हम लोग बनाएंगे तो ऐसा क्या हो हमारे पास कि बच्चे के जो लर्निंग हो ज़्यादा इफेक्टिव। और एक्सपीरियंशियल जब लर्निंग बेस्ड पेडागोजी हम लोग क्लासरूम में अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हम लोगों को मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो सबसे पहले बच्चे की लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, हमारे गोल्स क्या हैं, क्या चाहते हैं बच्चे से, किस तरह से हम लोगों जो टॉपिक्स हैं वो जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको और मोर एक्साइटेड बनाया जाए, है ना, या लर्निंग कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको जोड़ा जाए, तो कंटेक्चुअलाइज किया जाए उस टॉपिक को पर्टिकुलरली, है ना, या एक्सपीरियंसेस के साथ उसको जोड़ा जाए, हाँ, जिससे बच्चे का जो लर्निंग वो इफेक्टिव हो। और बच्चे के बारे में हम लोगों को सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा, उसका टैलेंट कितना है, जो लेवल ऑफ लर्निंग है बच्चे का, है ना। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जानता कितना है, वो कहाँ पे है, कौन सी क्लास का, किसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, दैट मस्ट बी आल्सो इन योर माइंड, है ना। जो हमारी अप्रोचेस हैं लर्निंग की या टीचिंग की या फिर जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनको भी हम लोगों को एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। जो डिफरेंट रिसोर्सेज हम लोगों को चाहिए उस लेसन प्लान को पूरा करने के लिए, जो हम लोगों को उनको एक्सपीरियंसेस देने हैं उस लर्निंग में, दैट रेलिवेंट दैट एक्सपीरियंसेस, और जो हम लोगों को रेलिवेंट रिसोर्सेज हैं या थिंग्स जो हम लोगों को चाहिए या एड्स जो है वो हम लोगों को चाहिए, दैट इज विद द पीपल और नॉट। और जब हम लोग उनको पढ़ा देंगे तो क्या वो सीखा बच्चा कि नहीं सीखा, उनकी फेयर असेसमेंट और उसको इवेल्युएट करना। तो ये देखिए अब हम लोगों के पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग लिए हैं यहाँ पे, जिसमें कि किस तरह से बच्चा जो है वो एक टॉपिक हम लोग उसको देंगे और उसकी लर्निंग आउटकम्स जो है वो किस तरह से बच्चा उसको, तो मतलब हम लोग उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए जैसे एक लास्ट लीफ एक चैप्टर है साइंस में इंग्लिश में, उसमें हमने लिया है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, उसकी लर्निंग आउटकम्स क्या है, रीड एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट विद प्रिसीजन। जो उस लास्ट लीफ का जो चैप्टर है उसका जो चैप्टर में जो दिया गया है, जो प्रोज में जो पैराग्राफ दिए उनको वो रीड कर पाएगा, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्टोरी की, है ना, उसमें क्या क्या डिफरेंट जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज सिस्टम, जो वैल्यूज जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस, तो एक होता है ना वैल्यूज आर कॉट नॉट टॉट। तो जो वैल्यूज हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे मान लो पंक्चुअलिटी, है ना, ट्रूथ, है ना, पीस, काइंडनेस, सेक्रीफाइस, ये सब वैल्यू जो बच्चा ना कॉट करता है, हमको पकड़ता है क्लासरूम में टीचर से, जो हम लोग अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे थे कि वो भी वैल्यूज हम लोगों को जब हम पढ़ा रहे हैं जिसमें एक्सपीरियंस से सीखता है बच्चा, है ना, कि जब आप टीचर क्लासरूम में है तो टीचर कैसे बात करता है बच्चों से, तो वैसे ही बच्चे भी देखते हैं कि देखो हमारा टीचर इतना बड़ा लेकिन हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, हमसे प्यार से बात करते हैं, हम लोगों को उसका जब कभी गुस्सा नहीं करते हैं। तो ये भी एक बच्चे की अपनी काइंडनेस है, ये टीचर की अपनी काइंडनेस है, जो बच्चा उस टीचर से अपने अंदर उसको ग्रैस्प कर लेता है, तो सीखता है टीचर, है ना। वैल्यूज हैं तो बच्चे टीचर जो पंक्चुअल है टाइम से आ जाते हैं, तो वो भी देखते हैं कि हमारे टीचर तो 9 बजे अगर क्लास है तो 9 बजे हमारी क्लास के सामने खड़े हो जाते हैं, 9 बजे से पहले भी आ जाते हैं, 5 मिनट कभी लेट नहीं होते, वो भी सीखेंगे, पंक्चुअलिटी भी सीखेंगे, सेक्रीफाइस सीखते हैं टीचर, है ना, या होप है, कई चीजें जो जितनी भी हमारी जो वैल्यूज हैं, है ना, कस्टम, उन सब चीजों को वो टीचर से सीखता है बच्चा। तो ऐसे उस टॉपिक में हम लोगों को हाईलाइट करना होता है कि अगर इस लेसन को हम लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चा जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसी वैल्यूज या इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं जिससे उसके अंदर कुछ ना कुछ वो इनकलकेट होगा, वैल्यूज जो है वो आएंगे, तो उनको हम, या फिर जब पढ़ाते पढ़ाते तो वैसे हम लोग क्या एक्टिविटी करा देंगे बच्चे से कि कुछ उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी डेवलप हो जाए। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले हम लोगों को नहीं थे। आज की डेट में बच्चों को स्कूल में मॉरल एजुकेशन एक बुक पढ़ाई जाती है, मॉरल एजुकेशन, आप लोग भी नैतिक शिक्षा जो बच्चों को आजकल स्कूल में है, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, देखो क्योंकि वो हमें जरूरत ही नहीं थी उन किताबों की, हम लोग ऐसे ही टीचर से, पेरेंट्स से और सोसाइटी में सीख लेते थे। आज की डेट में क्या, आज की डेट में बच्चा थोड़ा सा जो उसका जो लर्निंग एनवायरनमेंट वो चेंज हुआ है। जो हमारे टाइम की लर्निंग एनवायरनमेंट था, है ना, जब हम स्कूल में जाते थे तो कौन, हु केयर्स, है ना, मतलब ऐसे था, ठीक है बच्चा सीख रहा है, फिर टीचर ने पीटा होके ठीक है, वो मार पड़ी है, बच्चे तूने गलती की हो, कभी कोई नहीं था। आज की डेट में बच्चे की भी गलती होगी तो बोलेंगे पेरेंट्स जो टीचर्स की गलती है, कुछ भी, तो वो वैल्यूज, है ना, ठीक है, केवल टीचर्स भी तो ह्यूमन बीइंग है, दे मे आल्सो डू एरर्स, बट द थिंग इज दैट बच्चे को भी वो वैसे ही सीखना पड़ेगा और थोड़ा उसको भी हम लोगों को डांटना भी पड़ेगा। और टीचर जब डांटता है तो बच्चे के भले के लिए, हमारे पेरेंट्स जब हमें डांटते हैं हमारे भले के लिए, और वी लर्न दोस थिंग्स, है ना। तो हाईलाइट दी डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी काउंटर्ड, है ना। ये यहाँ देखिए जो चैप्टर की हम बात करें इसमें लर्निंग आउटकम्स है कि डिप्रेशन के बारे में सीखकर उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, दैट आल्सो प्रेजेंट देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन बुक। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स थे जो इस चैप्टर में थे।
दूसरा क्या था कि जो चेक प्रायर नॉलेज, जो हम लोग पीके टेस्टिंग जिसको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि बच्चा पहले से क्या जानता है। तो आस्क द चिल्ड्रन राइट इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 3 और 4, और 4 लोगों ग्रुप बना दे। व्हेन दे आर नॉट वेल बट दे विल फील्स और हेल्प्स टू बेटर, है ना। अगर उनमें अच्छा नहीं है कैसे कर पाएंगे। फूड यू लाइक टू ईट, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों को दिए। और ऐसे विच वर्ड्स मेक यू फील स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी, वो लिखिए, उनको हमने कुछ काम दिया। तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये जो मैंने लिया है, मतलब जो उस चैप्टर के हम लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाना है तो क्या क्या चाहिए, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और आईसीटी इंटरेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन, ये सब हम लोगों को चाहिए। दूसरा, प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस, व्हाट एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टडीज विल बी यूज्ड टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, जो लर्निंग आउटकम्स थी हमारे, जो हम लोगों ने बनाया, क्या कर पाएगा बच्चा, उसके लिए हम लोगों को क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना पड़ेगी, है ना। चिल्ड्रन रीड द स्टोरी इन द ग्रुप्स, एक पहला ये हो गया एक्सपीरियंस उनको ये देना कि ग्रुप में कोरस में वो पढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। दे कैन चूज अ सीन दैट कैन इलस्ट्रेट विद द स्केच, दिस कैन बी कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज, है ना। तो बच्चों को बोला जाओ ब्लैक बोर्ड के पास जाओ और एक स्केच बनाओ, 2-3 लोग मिल करके, या पिक्चर बनाओ, है ना। और मे बी दे कैन पेंट द लीफ अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन। देखो बच्चों को हम लोग क्या है कि बोला कि जाओ अपने घर से एक पत्ता लेके आओ, पेड़ का पत्ता लेके आना, कल हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसको कलर करो अपनी मर्जी से। तो ग्रीन है तो ग्रीन नहीं होगा पत्ता, तो कैसे बना सकते हैं, है ना। हर पेड़ के पत्ते ग्रीन थोड़ी होंगे ना जो। तो आप लोग थोड़ा देखिए कि कैसे से उसको आप लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये ऐसे भी होगा। दे कैन क्रिएट ए साउंडस्केप बाय रीडिंग ए पैसेज अलाउड एंड गिविंग बैकग्राउंड साउंड्स, है ना। ये देखिए जब चल रही स्टोरी चल रही है, आंधी आई तो तूफान आया, तो सब बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट है कि आप लोग भी छोटा सा उसमें एक ड्रामेटिक व्यू में कुछ छोटा सा पार्टिसिपेशन कीजिए और उसको इन्वॉल्व। ऐसे इंक्लूसिव में बच्चे देखो, हमारे इंक्लूसिव सेटअप में बच्चे जो देखो हाँ हंसते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है, एंड they learn more when we को थोड़ा सा। हाँ, ये बात एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि थोड़ा इसमें हम लोगों को जो पेस ऑफ टीचिंग का भी जो पेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी बहुत करानी पड़ती है। तो जिस पेस ऑफ लर्निंग से हम लोग बच्चों को जो लेसन या करिकुलम को सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करते हैं ये बच्चा, तो उसमें तो हम लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग करिकुलम तो है, लेकिन ज्यादा निकालना पड़ेगा, है ना। ओवर टाइम भी हम लोग चलेंगे कुछ चैप्टर जो है एज ए टीचर के फ्यूचर में these are the important topics हैं जो रहते हैं, और कुछ ऐसे जो हमने 6 में पढ़ा उसके बाद वो कभी मिलता नहीं, है ना। फिर 7th में दूसरा टॉपिक होगा, 8th में क्लास में दूसरा होगा। तो इस तरह से हम लोग सीखते चले जाते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है रिफ्लेक्शन, जो हम लोगों ने बात किया था वहां पे, ये रिफ्लेक्शन आप लोगों को हाउ एंड इन व्हाट फॉर्मेट लर्नर्स विल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट देयर ऑब्जर्वेशन लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग जो हम बात कर रहे थे, तो बच्चे अब सीखना शुरू किए रिफ्लेक्ट करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 आर्टिस्ट अप्रोच टू लाइफ। वो इसी चैप्टर से हम ले, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज और वर्ड्स डू दे यूज, कलर द पॉजिटिव वर्ड्स विद द ब्राइट कलर एंड with the expressions of with some conceptualization, how will the facilitator assimilate the key aspects of learning from the inferences drawn by the learners। तो ये भी है कि what is the meaning of sacrifice, क्वेश्चन आंसर, और जो हम लोगों की बात कर रहे हैं कि जो कंसेप्चुलाइजेशंस हैं, हाउ इट इज द मास्टरपीस, ये सब हम लोगों। और फिर एप्लीकेशन, अब उस चीज को जो लास्ट में हम लोगों को करना है कि एप्लीकेशन, अब इसको रियल लाइफ के साथ हम लोगों को अप्लाई करना। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और ये नॉट ओनली इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हमारी जो अपनी रियल लाइफ है, कुछ भी हम लोग सीखते हैं तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नो दैट कंटेंट बट एवर वी लर्न। कुछ भी हम लोगों ने सीखा आज तक, तो एप्लीकेशन तो हम लोगों को अप्लाई करना ही है ना रियल लाइफ सिचुएशंस में, तभी वो ये हमारी लर्निंग। व्हाट इज रोल ऑफ विल पावर, है ना। तो विल पावर क्या होती है, आस्क चिल्ड्रन टू डू राइट विल पावर एग्जांपल्स, है ना। और व्हाट इज द विल पावर, और वो किस तरह से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं या
आप लोग उससे क्या समझते हैं। ये सब बच्चों को हम लोगों को थोड़ा सा सिखाना है और उनकी असेसमेंट करनी है। मतलब उनको बच्चों को फोकस ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों को डाल सकते हैं, या उनको पैम्पलेट दो या स्लोगन दो क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, है ना। या मेरी अपनी ऑन लर्निंग कैसी रही है ना, जो व्हाट चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फैसिलिटेटर फेस्ड व्हाइल प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द लेसन प्लान। तो ये अपने लिए है, ऊपर तक तो हमारे लिए था कि बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा। ये मेरी जो पोस्ट जो टीचिंग असेसमेंट जो मैंने क्लासरूम में पढ़ा दिया, उसके बाद जो मैं पढ़ाने के बाद अपने कमरे में आता हूँ या घर आ जाता हूँ एज ए टीचर, तो मैंने जो ये लेसन पढ़ाया, जो उनको एक्सपीरियंसेस दिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो मैंने उनको प्रोवाइड किए, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो उन लोगों को मैं दे रहा था, तो मुझे और किस तरह से इस लेसन को और इफेक्टिव बना सकता था। तो मैंने देखा कि आपने देखा कि हम लोगों को एक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है ना, कंसेप्चुलाइज करना है, और उन बच्चों को फिर बाद में लास्ट में असेसमेंट कर देते हैं कि ठीक है बच्चे ने सीखा है। तो 3-4 स्टेप्स का ये साइक्लिक जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का चलता है। ये सब हम सब के लिए इजी है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे आपके सामने मैंने ये लेसन एक छोटा सा रखा, ऐसे हम लोग भी मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज, अब जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कुछ ऐसा बड़ा कुछ है नहीं ये, और ये आपके लिए भी नया नहीं है, ये हमारे लिए भी नया टॉपिक नहीं है ये सबके लिए, और हम लोग करते भी आए हैं और करते हैं, सीखते हैं। सिर्फ इतना सही है कि हम लोग जो करते हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हम लोग सीखते चले जाते हैं। लेकिन अब इसको जो हम लोगों ने ये अप्रोच है, जो NEP 2020 जो बोलती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर, तो इसको और ज्यादा हम लोगों को अब इन्वॉल्व होने की जरूरत है इस एक्टिविटीज में। इस तरह से हम लोगों को लेसन प्लान पढ़ाने की बच्चों को और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और इसी को ही हम लोगों को सीखना है कि जो हमारा इंक्लूसिव सेटअप है, अब हम लोगों को किस तरह से एक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, किस तरह से हम अपने जो कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुलाइज जो हैं, बच्चों का अपना अपना पेस ऑफ लर्निंग। हम लोग जैसे आप लोग जैसे इसमें जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आप पढ़ाते हैं, आपका अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन है, मेंटली रिटार्डेड है ना, डीफ एंड उन बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग है हमारा, स्लो लर्नर बच्चों को पढ़ाने का अलग से, हमारा जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनको अलग से है, या जो ब्लाइंड्स हैं बच्चे उनको पढ़ाने का तरीका। तो हर टीचर का अपना अपना स्पेशलाइजेशन, हर फील्ड है हम लोगों की, कहने का मतलब ये है। और हम लोगों को पता है जो टीचर की बच्चा सीखता कैसे है और उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने है, उनके लिए तो हम अगर उनको हम लोगों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हम लोगों को पढ़ाना है, उनके वो देख नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी जो अपनी सोच है वो एज ए टीचर आपकी अपनी क्रिएटिविटी रहेगी किस तरह से इन बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उसमें आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज्यादा मतलब उनको इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को ज्यादा सीखने के लिए, क्योंकि हमारे पास वही तरीके हैं उन बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करके पढ़ाने के। तो अब लेकिन वो बच्चे क्या है, हमारे पास जो चैलेंजेस जो मेन रहता है, जो इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उनमें जब नॉर्मल बच्चों के साथ उनको पढ़ाना है, तो नॉर्मल बच्चों को भी हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में किस तरह से इन्वॉल्व कर पाए, जो थोड़े बच्चे दिव्यांग हैं हमारे, उन बच्चों को भी साथ में लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, वो हमारे लिए एक चैलेंज रहता है जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना है एंड हम लोगों को उसको मतलब आगे लेके चलना है। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक स्टोरी की तरह एक बुक लिखी गई है प्रभाकर कुमार एंड कराकर कुमारी की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर आप लोग इंटरनेट पे कभी सर्च करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टोरी बाय प्रभाकर स्टोरी बाय पढ़कर कुमार एंड कराकर कुमारी, अगर उसको आप लोग ऐसे इंटरनेट पे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। ये बुक जो है वो 40-50 या 60-70 पेजेस की है, उसको आप लीजिएगा। और ये एक स्टोरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, एक स्टोरी है कि पढ़कर कुमार और कराकर कुमारी की, कि किस तरह से हम लोगों ने वो हम लोग स्कूल में गए, फिर हम लोगों ने एक, अब ये लगेगा कि एक टीचर और दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, और जब वो बात कर रहे होते हैं तो किस तरह से वो मतलब स्टॉप शेयरिंग। ओके, तो हमें लगेगा मैंने शेयरिंग बंद कर दिया है अभी जो स्क्रीन है। हाँ, तो पता चलेगा आपको कि वो जो दो लोग हैं जो पढ़कर कुमार और कराकर कुमारी किस तरह से आपस में बात कर रहे हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो लेसन है वो जो प्लान्स हैं
वहाँ आपको वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको मिलेंगे भी वहाँ पे पढ़ाने के लिए, जैसे इंग्लिश का, साइंस का, आप अलग अपने हिसाब से अपने अपने पेडागोजी के हिसाब से वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो मेन ये है कि जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है हमारी, जिसकी पेडागोजी जो साइंस ऑफ टीचिंग की जो हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, तो मेन एंगेजमेंट है बच्चे का, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है, और लर्निंग बाय डूइंग, जो बच्चे को एक्सपीरियंसेस हम लोगों को क्रिएट करने हैं, बच्चे को देने हैं, तो बच्चा किस तरह से उनको वो सीखेगा, वही हम लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा वो है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब हम लोगों ने किया है, कोई हमारे पास कोई नई चीज नहीं है, और हम लोग करते हैं बस। अब ये मेन ये हमारा मेन ये एम यहाँ पे यही रहेगा कि हम लोग जो है वो इन चीजों को और करने की कोशिश करें, है ना। तो मुझे लगता है कि अभी मैं 2-4 मिनट क्वेश्चन लूंगा आपसे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड carefully, and I just appeal to you all the people that kindly download this book from that CBSE. So thank you so much, and now the house is open for discussion. So 5 to 10 minutes we'll discuss all those things with our experiences. Yes, please. थैंक यू सर। Thank you संतोष जी। अभी यहाँ से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में अगर किसी के कुछ प्रश्न हैं, कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्कस करें। माइक ऑन करिए और डिस्कस करिए। आप लोग अपने अपने यहाँ स्कूलों में कैसे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे रहे हैं? अपने इस फील्ड में तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप दे भी रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं? कुछ नया कर रहे हैं तो शेयर करिए, या कुछ और पूछना चाह रहे हैं, नया कर रहे हैं उसमें कुछ जरूरत है, सर ने स्टेप्स बताए, प्लान बताए, उसकी अगर आपको कोई नीड है, उसमें आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी जरूरत है तो प्लीज शेयर करिए, पूछिए। माइक ऑन करिए और पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। यस यस यस। हेलो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हमारे काफी बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं, उन लोगों को सर कॉपी टू बोर्ड में बहुत दिक्कत होती है, तो क्या उसके लिए कोई टिप्स आप दे सकते हैं? कॉपी टू बोर्ड? यस सर। अच्छा, वो लोग जो प्री आप राइटिंग कर लेते हैं, अपने पास में जो बुक रहती है उसमें से भी देख के लिख सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं 1, 2 या 3 स्टैंडर्ड में, तो यही फरियाद रहती है कि कॉपी टू बोर्ड नहीं हो रहा है मैम। अच्छा ठीक है। तो मतलब उनका क्या है कि जो राइटिंग, जो उनका पेस ऑफ राइटिंग है वो थोड़ा स्लो है बच्चों का, वही 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 या दिक्कत है सर, मैडम। तो सर उसके लिए कोई टिप्स देंगे आप? आजकल देखिए क्या है कि जब से मतलब एक टिप्स तो ये मतलब और बोलूंगा, लेकिन वो भी एक संभव नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के पास वो चीजें नहीं हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि एक काम आप लोग कर सकते हैं एज ए टीचर, अगर मतलब आप कर पाए तो। जैसे आपने कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा, तो अगर जी संभव सर। हो तो जो आप उसको एक पिक ले जी लीजिए, मतलब मोबाइल से अपने फोटो खींच लीजिए जो आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है, ठीक है। जी और सर। अगर आपके पास वहाँ पे क्लासरूम में कोई बोर्ड है और दूसरा जो पैनल बोर्ड है तो उसके ऊपर चिपका सकते हैं, या फिर बच्चों के पास अगर मोबाइल है तो उसके ऊपर भी पिक भेज सकते हैं कि आप उसको नोट करके वहाँ पे लिख लें, क्योंकि कुछ बच्चों का पेस ऑफ राइटिंग बड़ा स्लो होता है। तो एक वो भी है ना। या फिर जो बच्चे लिख लेते हैं उनके कॉपी से वो कुछ फोटो कॉपी कर करके एक तो कागज जो है वो आप बच्चों को बांट सकते हैं, एक वो है, मतलब उनको थोड़ा स्लो स्पीड बढ़ाना है बच्चों का। तीसरा ये है कि बीच में उनका स्लो लर्निंग क्यों हो रही है, मतलब राइटिंग क्यों हो रही है, वो आपको थोड़ा सा उनको फाइंड आउट करना है। या उन बच्चों को अगर वो पीछे बैठते हैं तो आगे बढ़ाएं, मतलब 2-3 बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि पूरी क्लास के साथ दिक्कत है, पहले तो आपको वो सर्च आउट करना पड़ेगा। अगर सारी क्लास ही स्लो लिख पा रही है तो आपको थोड़ा सा उस पर टाइम देना पड़ेगा। 2-3 बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको आप आगे बिठाएं और थोड़ा सा उनको बोलें कि आप थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करें। और उसका वही एक सोल्यूशन है कि आपको थोड़ा सा धीरे धीरे, एकदम से नहीं बढ़ेगा, उनके लिए आपको एक, जिसको हम एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं, तो 1 महीना या 2 महीने का आपको थोड़ा सा उनको टेक्निक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके के आगे बढ़ाना है उन बच्चों को।
मतलब उनसे पहले तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपको कम मतलब दिक्कत कहाँ पे है, लिखने में या देखने में दिक्कत है, क्या दिक्कत आती है आप लोगों को, ये उनसे पूछना होगा। सर वो उसके पेरेंट्स तो यही बोलते हैं कि मैम घर पे हम जो साथ बिठा के लिखवाते हैं तो वो अच्छे से लिख लेते हैं, आंसर भी सही से देते हैं और काफी राइटिंग अच्छी भी रहती है, लेकिन जब स्कूल में नहीं पाए और कॉपी टू बोर्ड तो होता है नहीं, तो टीचर की यही नहीं तो अगर रहती है। जैसे वो तो एक आगे जी सर, मतलब उसको आगे बिठा करके देखिए ना एक दो बार आप आगे मतलब अपने पास। ओके ओके सर, ठीक है। और फिर भी उसको दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा सोल्यूशन देखिए कि कैसे हम लोग उसको और अच्छा कर सकते हैं। मतलब वो घर में क्या है, घर में क्या है कि वो सिर्फ एक बच्चे के ऊपर इंटरेक्शन रहती है माता पिता की। क्लासरूम में तो टीचर की सब बच्चों के ऊपर वो है ना, मतलब नजर रहती है, तो सबको देखना पड़ता है आपको। तो ठीक है, तो अब आपके पास तो एक बच्चे की शिकायत आई तो उस बच्चे को कुछ दिन आगे बिठाइए और उसको बोलिए कि तुम्हें लिखना है, ये सब करना है, तो फिर उसको देखिए कि क्या वो इम्प्रूवमेंट आती है। मतलब वो पीछे कहाँ बैठता है बच्चा, उसको थोड़ा आगे बिठा करके थोड़ा एक दो बार ध्यान दीजिए उसके ऊपर। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है किसी का। हाँ सर जी, हम बच्चों को कई पढ़ाने के दौरान गलती करता है तो उस बच्चे को डांट देते हैं, इस वजह से कई बार वे आगे हम जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब नहीं देते, ऐसे में हम लोग क्या करें? ठीक है, तो जो बच्चे को आप लोगों ने डांट दिया, हमने बच्चे को डांटते हैं क्लासरूम में तो टीचर डांट ही देता है। ठीक है, तो कई बार उसको लगता है कि डांट दिया है लेकिन उसको आंसर नहीं दिया, तो ऐसे में क्या करना है कि उस टाइम उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं करना है कि अगर मैं टीचर हूँ और मैं इससे पूछ रहा हूँ ये बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि वो बच्चा फील कर लेता है, बच्चे का है कि ये जो एज होती है ना, मतलब 6 to 12 या 10 तक जो बच्चा पढ़ता है वो एज बड़ी मतलब स्ट्रेस एंड स्टॉर्म वाली एज होती है, तो बच्चा फील भी कर लेता है कि मुझे मेरे क्लासमेट्स के सामने या मैं ठीक भी बोला, उसको भी लगता है कई बार कि मैंने गलत नहीं बोला होगा, ठीक बोला। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे बच्चों को ना आपको कई बार अकेले जब क्लास खत्म होगी तो उसको बुलाना है, प्यार से वहां पे समझाना है, क्योंकि आज के बच्चों को हम लोग प्यार से समझा देते हैं, बाकी कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बच्चे को बुला करके कि देखो अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा तो तुम्हारे लिए पूछा, उसको मोटिवेशन देनी है, रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा आप लोगों को वहां पे अलग से उसको बुला करके, सब बच्चों के सामने नहीं, और डांटना भी पड़ता है बोलते इसलिए, और उसको बच्चे को ऐसे बोलना कि हम इसलिए डांटते हैं कि ताकि और बच्चे ना बिगड़ जाएं, तुम एक होशियार बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, हमने तुम्हें डांटा तो इससे अच्छा, और जो बच्चा नहीं पढ़ता वो भी सोचेगा नहीं जब इसको डांट पड़ सकती है तो मेरा क्या होगा, तो वो बच्चा ऐसे सोचेगा। तो ठीक है, ये कभी कभी हम लोग तुम्हें डांट दिए तो दूसरे को भी डांट सकते, तो इस तरह से उसको एक एनर्जेटिक मोटिवेशन दे करके उस बच्चे को मोल्ड करना, और उसको लगे कि मेरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में बदल करके वो बच्चा अगले दिन जब आपसे पूछे खुशी होकर आपको नमस्ते भी करेगा और आपसे बात करेगा। ठीक, यस यस ब्रजेश जी। थैंक यू सर। ब्रजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी ब्रजेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, या ऐसे ही हैंड रेज हुआ है? ऐसे ही दब गया होगा, चलिए। हाँ कोई नहीं। थैंक यू सो मच सर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में आपने ढेर सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं और उसके स्टेप्स बताए हैं, और ये मुझे मेरा दूसरी बार इस मुद्दे पर मैंने आपका जो लेक्चर है वो सुना है, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू संतोष जी। जी केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से और पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और एक फॉर्मल तरीके से आपका आउट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे कॉलेज के लेक्चरर दयाबेन वांकानी से मैं विनती करूंगा कि वो आपका एक फॉर्मल तरीके से आउट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन। नमस्ते सर। हाँ सर, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लर्निंग के बारे में समझाया है कि एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट में हम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और लर्निंग स्टाइल कौन कौन सी है, एक्सपीरियंस लर्निंग की कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा हम एक्सपीरियंस देकर बच्चों को सिखा सकते हैं और जॉयफुल लर्निंग हम दे सकते हैं, ये सब आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और साथ साथ में हम लेसन प्लान कैसे कर सकते हैं वो भी आपने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है, इसलिए बहुत कुछ यूजफुल सभी पार्टिसिपेंट्स को हुआ होगा और भविष्य में उसका यूज करेंगे अपने प्रैक्टिकल में, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ।
सभी की ओर से, संस्था की ओर से और कॉलेज की ओर से, सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोबारा हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे और एक बार फिजिकल रूप से आपको इनवाइट करेंगे कि आप जरूर हमारे जरूर, हम संस्थान आएंगे। में आइए और हमारे बीच जो है हमारे टीचर्स के बारे आप इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में अपना ज्ञान दीजिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू, नमस्कार। अब यहाँ से आज का सेशन